अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन अंदाज में सड़कों पर आने का इरादा कर रहे हैं। आज उन्होंने हफ्ते से तहरीक शुरू करने का ऐलान कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के एहतजाज से निमटने की मंसूबाबंदी कर रही है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ऐलान किया है कि वो इमरान खान को धूनी देंगे। आज लाहौर में बुकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा कि हफ्ते से मेरी तहरीक शुरू हो जाएगी। जो भी आपको नामालूम नंबर से फोन करके धमकी देता है उसे वापस धमकी दो। उन्होंने ये भी कहा कि एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी 100 गीदड़ों की फौज से जिसका सरदार शेर हो। मैं इस तहरीक में निकल गया हूँ। मेरी हफ्ते से ये तहरीक शुरू हो जाएगी और मैं अपनी सारी कौम को आज आपके सामने कह रहा हूँ, जो भी आपको नामालूम नंबर से टेलीफोन करके धमकियां दे उसको वापस धमकी दो, ये कहते हुए कि मेरा आइन मेरे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा राइट है। शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो वो हार जाएगी 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। हमारा मुल्क बदकिस्मती से चोरों के हाथ में फंसा हुआ है। हमने इसकी पूरी तहरीक चलानी है, इसलिए आप सब तैयार हो जाओ। मैं कॉल दूंगा और इंशाअल्लाह हकीकी तौर पे अपने मुल्क को आजाद करेंगे। इमरान खान के एहतजाज से मुतालिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उनका कहना था कि एहतजाज इमरान खान का आईनी हक है, वो H9 पार्क में एहतजाज करें। अगर डी चौक आने की कोशिश की गई तो धूनी देंगे। इमरान खान के लिए आपने मंजन तैयार रखा है, तो क्या उनका तो जो एहतजाज है करंट आ जाएगा और वो भागेगा। सर जो एहतजाज है क्या उनका आईनी हक नहीं है? वो एहतजाज अपना नहीं रिकॉर्ड करवा सकते? आईनी हक है, वो पार्क H9 में अपना एहतजाज को करे। वो I9 और जो ग्राउंड है जो सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तस की थी कि वहाँ पे वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वहाँ पे करें। हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, उनको छूट देंगे। लेकिन अगर वो डी चौक की तरफ आएंगे तो फिर उनको जो है वो धूनी दी है। तो इस दफा 2014 में जिन लोगों ने सपोर्ट किया था अभी सपोर्ट है या नहीं, या पिछली दफा उनकी सपोर्ट से डी चौक तक पहुंचा था? वो इतना अहमक और पागल इंसान है कि उसके साथ ना कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना उसके साथ कोई बात हो सकती है, ना उसके साथ कोई बैठ सकता है, ना उसके साथ किसी को हिमायत कर सकता है। जिन लोगों ने उसकी हिमायत की थी वो भी कानों को हाथ लगा रहे हैं। और वो जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कौल है कि जिसकी मदद करो, जिसके साथ नेकी करो, उसके शर से बचो, तो अब तो उसके शर से कोई महफूज नहीं है। ये ऐसा ही पागल है जैसा पागल एक जर्मन में पैदा हुआ था और अगले 50 साल उस कौम ने गुलामी काटी। इस्लामाबाद पुलिस ने तहरीक इंसाफ के मुमकिन लॉन्ग मार्च या धरने के लिए सूबों से पुलिस, रेंजर्स और FC के 30,000 एहलकार मांग लिए हैं। जराये के मुताबिक पंजाब से 20,000, खैबर पख्तूनख्वा से पुलिस के 4,000 और 6,000 रेंजर्स के जवान मांगे गए हैं। FC के 3,000 एहलकार इस्लामाबाद पहुंच भी गए हैं। ताहम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक नफरी देने का फैसला नहीं किया है। इसके अलावा शहर में सैकड़ों कंटेनर्स भी लगाए जाएंगे और दाखिली रास्तों पर कंटेनर्स के साथ खंदकें भी खोदी जाएंगी और इजाफी आंसू गैस के शेल और आंसू गैस फेंकने वाले ड्रोन्स भी मंगवाए जाएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर ने मेजबान आफत शराजी से बात करते हुए कुछ देर पहले कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असेंबली तोड़ने पर मुशावरत हो रही है। हो सकता है तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर ले। इन सूबों में हम पॉपुलर हैं, अक्सरियत से वापस आ सकते हैं और कौमी असेंबली का इंतखाब फिर इन्हीं सूबाई असेंबलियों के तहत होगा। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल एक अहम समाअत भी होनी है। तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। खातून जज ज़ेबा चौधरी को धमकियों से मुतालिक तौहीन अदालत केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सर्कुलर जारी कर दिया है और सर्कुलर के मुताबिक लार्जर बेंच कल दिन 2:30 बजे केस की समाअत करेगा। एक तरफ इस्लामाबाद में ये सारी सरगर्मियां हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ लाहौर में वफाकी और सूबाई हुकूमतें आमने सामने आ गई हैं। CCPO लाहौर के तबादले पर वफाक और सूबे में ठन गई है। CCPO लाहौर ने पंजाब हुकूमत के हुक्म पर वफाकी वुज़रा मियां जावेद लतीफ और मरियम औरंगजेब के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद वफाक की जानिब से खिदमात वापस लेने और एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने के हुक्म के बावजूद CCPO गुलाम महमूद डोगर ने ओहदा छोड़ने से इनकार कर दिया है। वजीर आला परवेज इलाही से CCPO लाहौर ने आज मुलाकात भी की है, जिसमें परवेज इलाही ने उन्हें गले लगाकर शाबाशी दी और कहा कि आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें, हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट देगी। पंजाब ने पुलिस अफसरान से वीडियो लिंक पर भी खिताब किया और कहा कि जमकर काम करें, जब तक मैं नहीं चाहूंगा किसी का तबादला नहीं होगा। और दूसरी तरफ इमरान खान एक बार फिर करप्शन के खिलाफ जिहाद की बात कर रहे हैं, यही बयानिया बना रहे हैं, मगर उनके एहतसाब के बयानिए को
ایک کے بعد ایک دھچکا بھی لگ رہا ہے. ان کی حکومت میں بھی لگ رہا تھا اور آج بھی لگ رہا ہے. اعلی عدالتوں میں عمران خان دور کے کیسز یا پھر ان کی طرف سے کرپشن کے خلاف بیانیے کے اہم کیسز میرٹ پر ٹک ہی نہیں پا رہے ہیں. یہ تاثر مزید مضبوط ہو رہا ہے کہ عمران خان کے دور میں سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے بے بنیاد مقدمات کا سہارا لیا گیا. ان کی حکومت میں بھی سپریم کورٹ احتساب کو سیاسی انجینئرنگ کہتی رہی اور کل مریم نواز کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ نیب خود کو بند گلی میں لے کر جا رہا ہے. 29 ستمبر تک 4 سوالوں کے جواب دے. جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے احسن اقبال کو نیب کے مقدمے میں بری کرتے ہوئے نارووال اسپورٹ سٹی سے متعلق ریفرنس خارج کر دیا ہے. اہم بات یہ ہے کہ احسن اقبال نے اس کیس میں 2 مہینے سے زائد کی جیل بھی کاٹی ہے اور تحریک انصاف کے رہنما ثبوت کے بڑے بڑے دعوے بھی کرتے رہے تھے. حکومت جانے کے بعد بھی عمران خان نے احسن اقبال کے خلاف تقاریر میں الزامات لگائے اور آج سماعت کے دوران اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نیب حکام سے سوال کیا کہ پچھلی بار پوچھا تھا کہ اس کیس میں کرپشن کہاں پر ہے. نارووال اسپورٹس کمپلیکس شہریوں کی فلاح کا پروجیکٹ تھا. نیب نے کرپشن کا کیس بنایا اور پروجیکٹ کو روک دیا. کیا احسن اقبال 2009 میں کسی عہدے پر تھے؟ جب احسن اقبال پر الزام لگا تو کیا ان کے پاس کوئی عہدہ تھا؟ کیا احسن اقبال کے پاس وزارت بین الصوبائی رابطہ میں کوئی عہدہ تھا؟ چیف جسٹس نے نیب کے وکیل اور تفتیشی افسر سے مکالمہ کیا کہ آپ کا کام کرپشن پکڑنا تھا. آپ پالیسی میں مداخلت کر رہے ہیں. آپ کی باتیں اختیارات سے تجاوز کر رہی ہیں. اس کیس میں کرپشن کا ایک بھی نقطہ ثابت نہیں ہوتا. تو نیب کے پروسیکیوٹر نے موقف اختیار کیا کہ ہم کرپشن کرنے کی بات نہیں کرتے بلکہ نقصان کی بات کرتے ہیں. تو اس پر چیف جسٹس نے ان سے کہا کہ نقصان کا اتنا ہی خیال ہے تو پھر خود پر بھی کیس بنائیں. نقصان تو آپ نے کیا ہے. اگر آپ کے دلائل کو مان لیں تو پھر آپ پر کیس بنانا چاہیے. چیف جسٹس نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے سیاسی انجینئرنگ پر فیصلہ جاری کیا تھا. کیا یہ سیاسی انجینئرنگ کا بہترین کیس نہیں ہے؟ کیا نیب آرڈیننس میں آپ کو ایسا کرنے کا اختیار دیا گیا ہے؟ احد چیمہ بری ہو گئے ہیں نا. 3 سال آپ نے انہیں گرفتار رکھا. احد چیمہ بہترین افسر تھے. کون ذمہ دار ہے اس سب کا؟ چیف جسٹس نے نیب حکام سے مکالمہ کیا کہ آپ نے شہریوں کی بھلائی کے اس پروجیکٹ کو روک دیا اور احسن اقبال کو پکڑ لیا. بتائیں کون اس پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ہے؟ کیا احسن اقبال نے پروجیکٹ اپنی جیب میں ڈال دیا؟ یہ پروجیکٹ شہریوں کی بہتری کے لیے تھا. کرپشن کا آپ بتا نہیں پا رہے ہیں اور احسن اقبال کو گرفتار کر کے رکھا. بار بار پوچھ رہے ہیں کہ اس پروجیکٹ میں کرپشن بتا دیں. بتائیں یہ پروجیکٹ کس کے لیے تھا؟ تو نیب کے وکیل نے جواب دیا کہ احسن اقبال نے اپنے حلقے نارووال کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا. تو چیف جسٹس نے ان سے سوال کیا کہ کیا نارووال کے شہریوں کو فائدہ دینا جرم ہے؟ یہ بتائیں نقصان کہاں پر ہوا ہے؟ کرپشن کہاں پر ہوئی ہے؟ کیا کسی مقصد سے نیب نے احسن اقبال کے خلاف کیس بنایا؟ آپ کے دلائل سے تو یہی تاثر مل رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ نارووال چھوٹا سا ضلع ہے, وہاں یہ پروجیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. سیکرٹری کیا کوئی بچے ہوتے ہیں؟ اسی طرح آپ نے سیکرٹریوں کو پریشر ڈال کر کیسز بنائے. تفتیشی افسر صاحب, آپ اب تک نہیں بتا پائے کہ کرپشن آخر ہوئی کہاں ہے. کسی کے خلاف نیب میں غلط کیس بنایا جائے تو وہ کیا کرے؟ آپ کا دائرہ اختیار تو کرپشن کے ارد گرد ہے. اس کیس میں کرپشن کہاں ہے؟ یہاں پر چیف جسٹس نے نیب کے وکیل سے کہا کہ آپ غلط کیسز بناتے ہیں. اتنی سماعتیں اس لیے رکھی تھی کہ نیب کرپشن ثابت کر سکے. ایک درخواست گزار کو نیب نے گرفتار کیا اور بدنام بھی کیا. کس اخبار کی بنیاد پر کرپشن کا یہ کیس بنایا گیا؟ آپ اخبار پڑھیں تو صحیح. آج ایک موقع پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے نیب حکام سے کہا کہ ملک کو یا آپ نے نقصان پہنچایا ہے یا مارشل لاء لگانے والوں نے. سماعت کے آخر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے احسن اقبال کی اپیل پر مختصر فیصلہ سنایا اور انہیں نارووال اسپورٹ سٹی کیس میں بری کر دیا اور یہ ریفرنس بھی خارج کر دیا. احسن اقبال جس وقت گرفتار تھے اس وقت تحریک انصاف کی حکومت اسی کیس کے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرتی تھی, مگر بعد میں جب شواہد پیش کرنے کی باری آئی تو کچھ بھی سامنے نہیں لایا گیا. دسمبر 2019 میں احسن اقبال کی گرفتاری پر وفاقی وزیر فیصل واؤڈا نے اپنے ایک ٹویٹ میں دعویٰ کیا کہ احسن اقبال عرف ارسطو عرف منافق نواز شریف سے بھی بڑا ڈاکو ہے. اس کو سب سے پہلے پکڑنا چاہیے تھا لیکن بہت بعد میں پکڑا گیا. اس کی فرنٹ کمپنی اور رشتہ داروں کی فہرست جلد سامنے لاؤں گا. ان کی لوٹ مار نے ملک کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا. ایسے لوگوں کو کم از کم 3 دن لٹکانا چاہیے. خود عمران خان بھی الزامات لگاتے رہے, گزشتہ دنوں بھی لگایا, مگر دیگر کئی کیسز کی طرح احسن اقبال سے متعلق بھی تحریک انصاف کے تمام دعوے محض دعوے ہی ثابت ہوئے. یہ کیس اعلیٰ عدالت میں میرٹ پر ٹک ہی نہیں سکا اور آج احسن اقبال باعزت بری ہو گئے ہیں. ہم نے دیگر کئی کیسز کی طرح اس کیس میں بھی بار بار یہ نشاندہی کی تھی کہ احسن اقبال کے خلاف نیب کے کیسز میں بہت خامیاں ہیں, تو ہم پر بھی تنقید کی گئی, پیمرا سے نوٹسز بھجوائے گئے. ہم نے 4 فروری 2020 کو بھی اپنے پروگرام میں پوری تحقیق کے بعد اس حوالے سے تفصیلات عوام کے سامنے رکھی تھی.
30 अप्रैल 2018 को नैब इस्लामाबाद ने एक एलामिया जारी किया, जिसके मुताबिक चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने भारतीय सरहद से मुबैना तौर पर 800 मीटर दूर 44 एकड़ जमीन पर नारोवाल स्पोर्ट सिटी बनाने और उस पर मुबैना तौर पर कवायद ज़वाबित और सिक्योरिटी खदशात के बावजूद कौम के तकरीबन 6 अरब रुपए खर्च करने की मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस लेते हुए शिकायत की जांच पड़ताल का हुक्म दिया है। नैब ने ये एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया, जिसमें 2 इल्जामात थे। पहला ये कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर वाक़या है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात है। पहले इस इल्जाम का जायजा लेते हैं कि क्या वाकई ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से 800 मीटर दूर वाक़या है। हमने नारोवाल में मौजूद जियो न्यूज के नुमाइंदे से इस प्रोजेक्ट और भारतीय सरहद के दरमियान फासले का जायजा लेने के लिए कहा, तो हमें ये तफसीलात दी गई कि ये प्रोजेक्ट भारतीय सरहद से तकरीबन 11 किलोमीटर दूर वाक़या है। साथ ही हमने गूगल मैप से जब इस फासले का जायजा लिया, तब भी ये बात सामने आई कि ये 800 मीटर की दूरी पर नहीं है, बल्कि 8 से 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो नैब ने अपनी इब्तिदाई एलामिया में मुबैना मीडिया रिपोर्ट्स पर जिस पहले इल्जाम का जिक्र किया, वो तहकीकात पर मबनी नहीं था, वो दुरुस्त नहीं। दूसरा इल्जाम नैब के इब्तिदाई प्रेस रिलीज में इस प्रोजेक्ट में 6 अरब रुपए की करप्शन का था। जब इस दूसरे इल्जाम का जायजा लिया गया, तो पता चला कि अब तक इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्तस ही 2 अरब 90 करोड़ रुपए हुए हैं, और ये सारी चीजें सरकारी दस्तावेजात में मौजूद हैं। तो नैब ने मीडिया रिपोर्ट्स पर 6 अरब रुपए की करप्शन की तहकीकात का आगाज कैसे किया, क्यों ये प्रेस रिलीज में लिख दिया। पीएसडीपी में हर साल इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स मुख्तस करने का रिकॉर्ड मौजूद है। साल 2013 और 14 पीएसडीपी में इस प्रोजेक्ट के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। पीएसडीपी में साल 2014-15 के लिए इस प्रोजेक्ट में 73 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2015-16 में इस प्रोजेक्ट के लिए 45 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 16-17 में इस प्रोजेक्ट के लिए 1 अरब और 1 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 2017-18 में इस प्रोजेक्ट के लिए 49 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जो सब मिलाकर 2 अरब 88 करोड़ रुपए बनते हैं। और उसमें जमीन की लागत जो 3 करोड़ रुपए थी, उसे शामिल किया जाए तो ये रकम 2 अरब 91 करोड़ रुपए बनती है। जबकि पीपल्स पार्टी के दौर में इस प्रोजेक्ट पर 3 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, अगर उसे भी शामिल कर लिया जाए तो ये पूरा मामला 2 अरब 94 करोड़ रुपए के करीब आता है। तकरीबन 3 अरब रुपए बन सकते हैं, मगर 6 अरब रुपए तो कहीं से बनते ही नहीं है। ये तो खुद हुकूमत के अपने बजट डॉक्यूमेंट के मुताबिक बनते नहीं है। पब्लिक डोमेन में सारी दस्तावेजात मौजूद हैं, लेकिन नैब ने इनका जायजा लेने से पहले मीडिया रिपोर्ट्स पर ही 6 अरब रुपए की मुबैना करप्शन पर जांच पड़ताल का आगाज कर दिया और उसे मीडिया में रिलीज कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि यह एक्शन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया और मीडिया में रिलीज कर दिया गया। किन मीडिया रिपोर्ट्स पर लिया गया, ये अब तक नहीं पता चल सका। जब इस मामले की तहकीकात कर रहे थे हम, तो हमने नैब के तर्जुमान से पूछा था कि वो कौन सी मीडिया रिपोर्ट्स हैं जिन पर इदारे ने नोटिस लिया, तो उनका कहना था कि यह मामला अदालत में चल रहा है और नैब अपना मौकफ अदालत में ही पेश करेगा। बहरहाल नैब के 30 अप्रैल 2018 के इब्तिदाई एलामिया के बाद नैब की इंक्वायरी तेज हुई। एहसन इकबाल को नैब ने मुतादिद दफा समन जारी किए, उन्हें सवालनामा भी भेजा गया। 23 दिसंबर को जब एहसन इकबाल नैब के सामने पेश हुए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि वो मुसलसल नैब के बुलाने पर उसके सामने पेश होते रहे। मुल्क से बाहर उम्रे के लिए गए, वापस आए तो पेश हुए। लंदन नून लीग की मीटिंग में गए, वापस आए तो पेश हुए। उसके बावजूद उन्हें पेशी पर गिरफ्तार कर लिया गया। 24 दिसंबर को नैब ने एहसन इकबाल को अदालत के सामने पेश किया और इसी अदालत में नैब प्रोसिक्यूटर ने एतराफ किया कि एहसन इकबाल पर किकबैक्स या जाती करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। ये नैब के वकील ने खुद अदालत को बताया कि उन पर जाती करप्शन का कोई इल्जाम नहीं। इस पूरी सूरत पर बात करने के लिए हमने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी को प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया।